हम लोग पिछले वीडियो में उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन पढ़े थे और आज हम लोग उसी अध्याय का अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के कारण पढ़ेंगे। सघन माध्यम N2, विरल माध्यम N1 और आपका यह वक्रता केंद्र होगा क्योंकि गोला है। यह पूरा गोला जब बनेगा तो एक केंद्र होगा, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो किसी भी प्रकाश की किरण को बनाने के लिए हमें दो किरणों को भेजने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, अगर हम लोग पहला किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर भेजते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अपने मार्ग में सीधा चला जाता है। दूसरा हम यहाँ से भेजते हैं, जब दूसरा हम यहाँ से भेजेंगे दूसरे पृष्ठ से, तो यह अपवर्तक पृष्ठ क्या होगा? अपवर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात चूंकि दूसरे माध्यम में जा रहा है तो इसलिए अपवर्तित होगा। इसके लिए हम पहले अभिलंब बना लेते हैं। अभिलंब कैसे बनाते हैं? अभिलंब को अगर हम वक्रता केंद्र के किसी भी पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ से मिला देते हैं तो यह अभिलंब का कार्य करता है। अब इसका अभिलंब यह कार्य कर रहा है। और किरण आपका अगर देखा जाए तो वैसे अगर माध्यम एक ही होता तो वैसे सीधे जाता, लेकिन चूंकि माध्यम अलग है और आपका अभिलंब यह, तो क्या होगा? यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। जो अभिलंब की ओर झुकेगी कुछ इस तरह जाएगा, क्या जाएगा? तो यह किरण और यह किरण आपस में मिल नहीं रही है, इसलिए क्या होगा? आपका यह प्रतिबिंब वास्तविक न बन के आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। तो इसकी कल्पना की जाएगी तो यह आपका आई आभासी प्रतिबिंब बना। इसको हम क्या कर लेते हैं? यहाँ से अभिलंब डाल लेते हैं, इसका नाम यम रख लेते हैं। तो यहाँ से अभिलंब, और हमने बताया था यम जो होगा वह पी के सन्निकटन होगा, अर्थात लघुन में पास होगा, इसलिए जहाँ पी रहेगा वहाँ यन, जहाँ यन रहेगा वहाँ पी रख सकते हैं। हम कोणों का जो परिभाषित कोण है उनके मान रख लेते हैं। हमने बताया यह अभिलंब है, यह आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। यह आपका अपवर्तित किरण है और यह अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और इनके मानों को हम क्या कर लेते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं, अर्थात इनके कोणों को हम दिखा देते हैं। इसको कोण को हम अल्फा, यह बीटा और यह गामा। तो स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। साइन आई बटे साइन आर बराबर, चूंकि दूसरे माध्यम की सापेक्ष पहले माध्यम के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं, इसलिए N2 बटे N1 हो गया। तो इच्छा गुणा कर लिया तो N1 साइन आई, N2 साइन आर। सूक्ष्म कोण के लिए क्या हो जाता है? साइन आई में आई के बराबर हो जाएगा कोण और साइन आर आर के। हम आई का मान साइन आई में भी ले सकते हैं, cos आई, टेन आई, मतलब आर आई अगर बहुत छोटा है तो उसका मान हम साइन cos टेन में बदल सकते हैं। तो बदलने के पश्चात क्या होगा आप देखिए, N1 यहाँ हो जाएगा आई, N2 आर। यह आपका समीकरण एक। हम यहाँ से आई और आर का मान आपके इस त्रिभुज से निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं यम आई सी में, त्रिभुज यम आई सी में। तो यम आई सी में अल्फा बहिष्कोण है और जबकि बीटा और आर जो है वह अंतःकोण है। जो बहिष्कोण होता है वह किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों की योग के बराबर होता है, इसे बीटा प्लस आर बराबर हो जाएगा अल्फा के। हम पक्षांतर कर दें तो आर बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। यह आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसके पश्चात हम यह त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज यम ओ सी, त्रिभुज यम ओ सी में। अब त्रिभुज यम ओ सी में अगर देखा जाए तो अल्फा भी यहाँ पर भी बहिष्कोण है। अंतः दो कोण गामा और आई का योग जो रहेगा वह अल्फा के बराबर रहेगा, इसलिए गामा और प्लस आई बराबर हो जाएगा अल्फा के। तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस गामा। यह आपका समीकरण
3 बना। अब समीकरण 2 और 3 का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर, अब रखते हैं, मान रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा n1। अब I की वैल्यू जो है हमने निकाला है अल्फा माइनस गामा, और n2 R की जो वैल्यू निकाला है वह अल्फा माइनस बीटा निकाला है। तो गुणा कर लेते हैं, n1 अल्फा, n1 गामा, n2 अल्फा और n2 बीटा। हमने आपको बताया है सूक्ष्म कोण के लिए हम अल्फा का मान साइन कास या टेन, पहले इतना दूर का आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म कोण के लिए तो अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा टेन अल्फा, पिछले वीडियो में बताए थे। बीटा की वैल्यू टेन बीटा और गामा की वैल्यू टेन गामा। हम ऐसा करते हैं, टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा का मान निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज एम सी एन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एम सी एन में आप पूरा ध्यान दीजिएगा चित्र में। तो एम सी एन में आप क्या कर लीजिएगा, त्रिभुज टेन अल्फा का ले रहे हैं, टेन अल्फा की वैल्यू तो होता है लंब बटा आधार, लंब आपका हो जाएगा एम एन बटे आधार आपका हो जाएगा सी एन। अब ऐसा करते हैं, टेन बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप त्रिभुज ले लीजिए एम आई, त्रिभुज एम आई एन में, त्रिभुज एम आई एन में टेन बीटा की वैल्यू हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा एम एन बट इसका आधार हो जाएगा यहां से यहां तक, अर्थात एन आई। अब निकाल लेते हैं टेन गामा की वैल्यू। टेन गामा की वैल्यू निकालने के लिए हमें त्रिभुज एम ओ एम लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज एम ओ एम में, त्रिभुज एम ओ एम, तो एम ओ एम में आप निकाल के टेन गामा की वैल्यू, टेन गामा लंब हो जाएगा एम एन, अब बटे इसका आधार हो जाएगा आपका यहां से लेकर यहां तक, अर्थात जो भी वैल्यू निकाला गया यहाँ पर रख लिया जाए इसमें। तो आपका यह हो जाएगा, इसमें जब वैल्यू निकालेंगे n1 टेन अल्फा, n1 टेन गामा, n2 टेन अल्फा और n2 टेन बीटा। n1 टेन अल्फा की वैल्यू का आप निकाल चुके हैं, यहाँ है एम एन बटा सी एन। n1 टेन गामा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, एम एन बटा n1 बराबर n2 टेन अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, एम एन बटे सी एन। n2 और टेन बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, एम एन बटे एन आई। सब जगह से एम एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n1 सी एन, n1 n2 n2 सी एन, n2 एन आई। यह आपका हो गया। इसके पश्चात आपका आगे दिख गया। अब देखा जाए, मैंने बताया था जहां आपका n रहेगा वहां हम p रख सकते हैं। तो जहां जहां n है वहां क्या रख सकते हैं, p रख लेते हैं। देखते हैं, n1 ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा p में चेंज हो जाएगा, n1 po, उसके बाद हो जाएगा n2 cp, ये भी हो जाएगा n2 p। अब क्या करते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं यहाँ से चित्र में उसका मान रख लेते हैं। किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। किरण उधर जा रहा है और हम नाप रहे हैं सभी दूरियां इधर। जितनी भी दूरियां होंगी वह सब क्या होंगी, ऋणात्मक। जैसे C से लेकर P तक वक्रता त्रिज्या हो गया, यह R।
यह आपका ऋणात्मक में रहेगा। क्यों ऋणात्मक रहेगा? किरण उधर जा रहा है और हम नाप रहे हैं इधर। पी आई यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं और यह भी ऋणात्मक में रहेगा। पी ओ वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम इस u से दर्शाते हैं। एनसीईआरटी में से बिंब के नाम से कहा जाता है, तो बिंब की दूरी। आगे आपका आता है पी ओ, पी आई भी हो चुका है, सी पी भी हो चुका है, अब पी ओ जो बचते हैं उनका मान देखते हैं बाद में। पी N1 सी पी, अब सी पी की वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक है वक्रता त्रिज्या है या माइनस आर हो जाएगा। N1 पी ओ, पी ओ वस्तु की दूरी ये भी ऋणात्मक रहेगा, माइनस यू हो जाएगा। N2 सी पी है यह माइनस आर हो जाएगा। N2 पी आई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक रहेगा, माइनस यह हो जाएगा माइनस N1 अपान आर और माइनस माइनस प्लस N1 बटे यू बराबर माइनस N2 बटे आर और माइनस माइनस प्लस N2 बटे वी। यह हो जाएगा। हम क्या करते हैं आर को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी सब इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर लाते हैं माइनस N1 बटे आर माइनस N2 है तो इधर लाएंगे प्लस N2 बटे आर और इसको इधर ले सकते हैं, तो N2 बटे वी माइनस N1 बटे N1 बटे, पहले आप इतने दूर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे। तो अब क्या कर लेते हैं, हर समान है यहाँ, तो हर समान है तो आर हो जाएगा और जैसे प्लस में है उसको पहले ले लेते हैं N2 माइनस N1। यहाँ क्या है यहाँ पर है तो N2 बटा भी और N1 अपान। अब क्या कर लीजिए यहाँ पर आप N1 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा N2 बटा N1 और माइनस 1 तो बटे आर। यहाँ आप क्या करिए यहाँ पर भी N1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा N2 बटा N और बटे भी माइनस 1 बटा, यहाँ N1 से N1 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा हम N2 बटे N1 को अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं इसलिए इसको सिर्फ n से दर्शा देते हैं n माइनस 1 बटा आर और n बटा वी माइनस 1 बटा। यह आपका अवतल पृष्ठ के लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन। अब यह समाप्त हो गया, इसके आगे का जो सिर्फ आगे बढ़ा वो करता है।